आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। मैं हूं नदीम सिद्दीकी। आज सियासी और समाजी प्रोग्राम के साथ हमारे साथ मेहमान हैं वक़ार अजीम साहब, जो कि आज अपनी रुदात सुनाएंगे। यकीनन मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की एक वबा फैली हुई है, जिसकी वजह से फूड की जो इंडस्ट्री है इस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। इसी हवाले से हम मालूम करेंगे। आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के ज़िम्मेदार भी हैं और इसके साथ साथ फेडरेशन ऑफ कॉमर्स के कन्वीनर भी हैं, जो कि आज बताएंगे अपनी सूरत हाल के आया के फूड इंडस्ट्री को कितना बहरान का शिकार इस वक्त होना पड़ रहा है और उसके साथ साथ जो इनके वर्कर्स हैं उनको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे बुनियादी बात जो इस वक्त है, जो हो गया वो तो सबके साथ ही हो रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त परेशान हो गई है। कोविड-19 के ऊपर तो जो कुछ मटीरियल अब इंफॉर्मेशन मौजूद है उसकी बहस में जाएं और आगे जाएं और ये कैसे होगा, तो ये तो एक लंबी बहस है। जैसे सारे तबके परेशान हैं, उसी तरह जो हमारा सेक्टर है रेस्टोरेंट का, वो इंतहाई परेशानी के शिकार है। उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि अगर आप छोटे ताजरों को जैसे देखते हैं तो जो उनका स्टाइल होता है वो ज़्यादा माल बेचने वाली कंपनियां जो होती हैं या जो कारोबार होता है उसमें जो अखराजात या जो आपका सरमाया होता है वो माल में लगा होता है और आपके पास जो वर्क फोर्स होती है वो छोटी होती है। बड़ी दुकान हो, आप 4-5 लोग उसमें सेल्समैन होंगे और एक मालिक और उसका बेटा, और इस सारा सिलसिला चलेगा। वेरएज़ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट पैदा होती है। यानी अगर आप किसी छोटे से भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ एवरेज 22 से 25 लोग काम करते हैं, और अगर ये बड़े रेस्टोरेंट्स हैं तो उनमें तो तादाद वर्कर्स की 800, 900, 1200, 1400 तक चली जाती है। तो अब जब ये काम इस तरह रुक गया है और जब काम ये रुका है तो आप समझें कि जो सबसे बड़ा जो एक इस वक्त जो लॉक पैदा हुआ है वो ये पैदा हुआ है कि ये जो हमारा एसेट भी है, एसेट है कि जिसको आप कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा एसेट है हमारे सेक्टर का, लेकिन अब मसला ये है कि उसको संभाला कैसे जाए। आदमी अपने घर को देखे, अपने बच्चों को देखे, या उस ह्यूमन रिसोर्स को देखे कि जिसकी माहाना अखराजात सैलरी की शक्ल में उसके सामने आके खड़े हो गए। अब सिर्फ यही मामला नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान में इसकी जो ग्रोथ है वो जी अब 24 से 27% तक रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त तकरीबन इसका सालाना टर्नओवर कोई 1 खरब रुपए तक चला गया है, जो इसको एक्चुअली पाकिस्तान की सबसे बड़ी लोकल इंडस्ट्री की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन इसका अलमिया ये है कि ये इसको कोई भी डिक्लेयर ये नहीं हुआ, ये इंडस्ट्री माना ही नहीं जाता ये सेक्टर, जबकि इसके ऊपर सारे जो लवाजमात हैं वो इंडस्ट्री के होते हैं। आप मुख्तलिफ 26-27 किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, लीवीज़ हैं, चार्जेज़ हैं जो कि ये अदारा पे करता है, ये जो सेक्टर है ये पे करता। तो अब आप समझें कि 1 खरब अगर इसका टर्नओवर है तो इसमें से आधा तकरीबन इसमें इसकी प्रोक्योरमेंट पे खर्च होता है। अच्छा, इसकी प्रोक्योरमेंट भी बड़ी ज़बरदस्त है। इसकी प्रोक्योरमेंट पाकिस्तान का ही अपना प्रोड्यूस किया हुआ माल है जो कि ये लेता है, ख़रीदता है पाकिस्तान से, चाहे वो पोल्ट्री हो, मीट हो, वेजिटेबल हो, ऑयल हो, वटेवर। कोई 50 से ज़ायद अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप देखें, जैसे आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आप कहते हैं कि भाई है तो लग्जरी आइटम, लेकिन क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट और सनतें जुड़ी हुई हैं इसलिए होना चाहिए उसको मुल्क में। वेरएज़ आपके पास जो ये इतना बड़ा सेक्टर है, आप इसको अभी तक तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि इसको भी एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। अब इसकी इंडस्ट्री ना होने की वजह से अब जो दूसरा जो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे जितने भी बिल्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं, वो सब के साथ कमर्शियल हैं और वो इतने ज़्यादा हैं। और उसके ऊपर भी जैसे कराची इलेक्ट्रिक का कहना है कि भाई अगर हम ये देंगे भी तो ये इस तरह देंगे कि हम एवरेज कर देंगे। अब हमारा काम चल नहीं रहा, वो एवरेज पे बिल कर देंगे, और ना दें तो उसके ऊपर सर चार्जेज़ हैं, कनेक्शन काटने की धमकियाँ हैं, रीस्टोर कराने के अलग से चार्जेज़ हैं। तो उसकी वजह से हालात में इतना तनाव पैदा हो गया है। यानी ये एक ऐसी इस सिचुएशन में आपको मैं बताता हूँ कि मुख्तलिफ तरह की, जैसे पिछले दिनों भी पाकिस्तान के ऊपर वक्त आए हैं कि कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी अल्लाह ने इम्तिहान लिया, सैलाब आ गया। यही ताजिर तबका होता है जो आगे बढ़ बढ़ के इसमें कार खैर में हिस्सा डालता है। लेकिन इस दफ़ा इतनी लोगों की जेब मुंजमद है जी कि उनके अंदर हौसला ही नहीं हो पा रहा कि वो इस काम में आगे बढ़ें और इसको लेके जाएं। जी वक़ार साहब, जी मैं आपको बताऊं वक़ार साहब, एक चीज़ और भी है कि दुनिया भर में जिस तरह से मालूम हुआ है, हमारे इल्म में आया है कि दुनिया भर में यकीनन कोरोना वायरस की वबा जो है तकरीबन दुनिया भर में फैली हुई है और तकरीबन
तमाम लोगों ने हिकमत अमली भी अपनाई हुई है। लेकिन इसके साथ आपसे मालूम ये करना है कि आपके यहाँ खासतौर पर कराची जो इंटरनेशनल शहर है पाकिस्तान का, इसमें ख़ास तौर पे टेक अवे क्यों नहीं खोला गया? क्या वजूहत है कि जो टेक अवे पे पाबंदी लगाई गई है, सिर्फ और सिर्फ जो है अपना तमाम रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगी हुई है, जबकि शुरू में ये बताया गया था कि तमाम जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो ख़ास तौर पे खुल सकेंगे और जो पके पकाए खाने हैं वो अपने घरों पे ले जाएंगे, जिसमें बाकी जो सर्विसेज देने वाले जो बाइकियाँ हैं और उसके साथ साथ दीगर सर्विसेज फराहम करने वाले जो लोग हैं उनको भी फराहम की जाएगी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, जैसे आपने जिक्र किया, मैं आपको ये बताता चलूँ, FPCCI की जो स्टैंडिंग कमेटी है रेस्टोरेंट की, मैं उसका इस साल का कन्वीनर हूँ। हमने इसमें हुकूमत से बारहा कम्युनिकेट करने की कोशिश भी की है, कर भी रहे हैं, लेकिन अब आप समझें कि एक चीज़ कभी पॉलिसी मैटर में आई नहीं थी, कभी इसको इस तरह से लिया नहीं गया था। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा सिलसिला है कि जो चीज़ जैसे चल रही होती है उसको छोड़ दिया जाता। तो अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया इस कोविड-19 के बाद जो है ना वो तब्दील होनी है, और जो कौमें जितनी जल्दी इस पे फैसला कर लेंगी तब्दील होने पे और तब्दील हो जाएंगी, वही सरवाइव करेंगी। इसका जो सबसे पहला असूल है वो आप याद रखिएगा, वो ये है कि लोकल प्रोडक्शन एंड लोकल कंजम्पशन। लोकल प्रोडक्शन और लोकल कंजम्पशन क्या है? अभी हुकूमत ने फिर एक जैसे भी बात शुरू हुई सारे कोविड-19 के उसके अंदर, तो हम ये देख रहे हैं जी एक्सपोर्टर्स को जो है ना हुकूमत वो देने के लिए तैयार है कि भाई रिलीफ दिया जाए। अब गौर करने की बात है, एक्सपोर्टर अपना माल तैयार कर भी लेंगे, तो क्या जिन मुल्कों में वो माल भेज रहे थे वो मुल्क तैयार हैं ये माल खरीदने के लिए? क्या उनकी ये जो स्टोर्स हैं वो तैयार हैं यहाँ के बने हुए तौलिया लेने के लिए, बेचने के लिए? मतलब ये कि ये बैकलॉग जब ये खड़ा होगा तो ये 1.5-2 साल ले लेगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि आपको किसी ऐसी इंडस्ट्री में, जैसे भी हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री डिक्लेयर किया है, बड़ा खुशाइन बात है, लेकिन उसमें भी एक सवालिया निशान है और उसके ऊपर जो एक्सपर्ट हैं वो बात करना शुरू हो गए कि सब कुछ करने के बावजूद जो खरीदार होगा उसकी कमर टूटी हुई, वो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करता हुआ और ये जो पोस्ट ट्रॉमा होगा जिसमें से गुजरेगा तैयार नहीं होगा कि वो एक, अगर उसके पास एक प्रॉपर्टी मौजूद है तो वो कोई और दूसरी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रही हो, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने की भी है तो आगे किरायों का क्या अब सिलसिला रहेगा, क्या किराए का जो रेशो चल रहा था वही चलेगा, नहीं, बहुत सारे सवालिया निशान है। और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है, अगेन वो भी बहुत सारे इंपोर्टेड आइटम के ऊपर डिपेंड करती है। इंपोर्टेड आइटम, अभी पिछले दिनों मुसलसल टीवी पे खबर चल रही थी जनाब कि आप देख रहे हैं कि जी सरिया पोर्ट पे पड़ा हुआ है और जो उसको कोई उठाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस पर डैमेजेस चढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। जी मतलब एक चीज़ और भी है कि यकीनन आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री की हैसियत रखते हैं, लेकिन इंडस्ट्री आपको गालिब माना नहीं जाता, ये तो खैर आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। आपकी पिछले दिनों गवर्नर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या यकीन दहानी कराई, उसके साथ साथ कन्वीनर हैं आप फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स के, तो वहां पर किस तरह से इसको मेंटेन कर रहे हैं, जो आपके कारोबारी लोग हैं वो इसको किस तरह से मेंटेन करके बात को आगे बढ़ा रहे हैं? यकीनन ये बहरान जो जिसकी वजह से तमाम के तमाम लोग ही इसका शिकार हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस सवाल से? माशाल्लाह वो मुलाकात हमारी बड़ी अच्छी रही गवर्नर साहब से, और हम इसी तरह जो है आगे मुलाकात देख रहे हैं कि और भी हमारी CM साहब से भी इंशाल्लाह मुलाकात तय हो रही है, मिलेंगे। तो उसमें मुलाकात में जो यकीन दहानियाँ हैं, और वो हम समझते हैं कि ज़ाहिर मोतबर आदमी हैं जिनके साथ हमारी जब भी बात हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो उन्होंने हमें ये जो वफाक के लिहाज से, जैसे हमारे पास जो ये मामला है हमारी यूटिलिटीज़ बिल्स हैं, उनको हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको हमें कम से कम या तो माफ़ किया जाए, हमारी पहली प्रायोरिटी तो ये, नहीं तो कोई डेफर्ड पेमेंट की तरफ आए। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि जो अभी आप जो हमसे ये जो सर्विस चार्जेस हैं इसको किसी तरह से मिन्हा कर दिया जाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में इसकी कीमत का फ़र्क हमारे कस्टमर्स के ऊपर पड़ेगा, उनकी जेब पे आसानी आएगी। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि जो हमें टर्नओवर टैक्स है उसको माफ़ किया जाए, क्योंकि टर्नओवर तो आप लगा देंगे जो भी उसका तरीक़ेकार है, आपके कारोबार हो नहीं रहा होगा। रेंटल के अंदर हमने उनको कहा है कि वफाक अपना एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है, कि जैसे मॉल्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि अगर इसके ऊपर हो, जैसे साउथ अफ्रीका का वाक़या है कि साउथ अफ्रीका में बाकायदा उन्होंने तंबीह की है कि अगर किसी ने रेंट मांगा 3 महीने के लिए तो उसको बाकायदा जेल कर देंगे। हम इतने सख्त उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन एक है कि हुकूमत के ताउन से जो मालिक मकान है उसको भी समझ में आएगी कि भाई ये मामला है, इस वक्त इंडस्ट्री इस वक्त कमज़ोर पड़ गई है, तो उस वक्त इसको सहारा दिया जाए और ताकि ये सिलसिला चले। देखें, हम यकीनन बात ये कि मैंने जैसे आपसे जिक्र किया, हमारा काम जो है ना, ये असल में रेस्टोरेंट का काम कैश का काम है। ये कैश आता है तो ये रोटेट होता है। इसमें अब जो असल में एक जो बहुत बड़ा मसला आ रहा है इसमें यह है कि आगे अब जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आप ये देखें कि रमज़ान शुरू हो जाएगा। रमज़ान में हमारा काम
वैसे ही 40% रह जाता है। देखने वाले को नजर आता है इफ्तारी पे गए पूरा भरा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं कैलकुलेट कर सकता कि ये आम दिनों में यही रेस्टोरेंट अगर 100 सीट का है तो ये 400 लोगों को खाना खिलाएगा। वेरज अब सिर्फ जो 70-80 लोग बैठे हुए बस यही खाएंगे और खा के चले जाएंगे और उसके बाद ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। तो ये महीना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। अब बात यह कि जाहिर है अब इसमें सरवाइव करना, अभी हमारी पीछे कमर टूट गई है। हमारे पास मेंबर्स हैं, लोग हैं, उनकी दरखास्तें आ रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास रेंट के, यूटिलिटीज के और सैलरीज के बिल्कुल पैसे नहीं है, तो अब हम कैसे गुजारा करें। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक रिलीफ आए, थोड़ा सा एक पैकेज हो कि जिसमें हम ये बात करें और किसी तरह ये मामला समझ जाए। कि आप ये समझें कि आप अगर हम पाकिस्तान का वो सेक्टर है, महरूम सेक्टर है कि जो इस वक्त तकरीबन कोई 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को रोज़गार फराहम कर रहा, ठीक है। हम तकरीबन जो भी चीज़ें हमारे पास इम्प्लीमेंट आप करते हैं वो असल में है ही इंडस्ट्री की बेस की। तो हम जब इंडस्ट्री हैं और इंडस्ट्री के तरफ पे काम कर रहे हैं, तो जैसे आप इंडस्ट्री को रिलीफ देने जा रहे हैं वैसे ही रिलीफ आप हमें भी दें। क्योंकि आप ये देखें कि अगर आप ये सिलसिले को बंद कर देंगे तो अब आपको मैं सबसे बड़ा फ़र्क बताता हूँ क्या होगा। आपने पिछले दिनों डेयरी का और पोल्ट्री वालों का रोना सुना होगा। पोल्ट्री वालों का कहना है कि हम एवरेज पूरे पाकिस्तान में सब रोज़ के 40 करोड़ रुपए के तो चूजे ज़ाया कर रहे हैं। उसकी वजह यह कि ख़रीदार नहीं है। खरीदार कौन है? खरीदार है केटरिंग वाले। खरीदार कौन है? खरीदार है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर। अब हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर देखिए आगे आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ी एक चीज़ होगी कि आप लोगों को इस ट्रॉमा से बाहर लाएं, उन्हें कन्विंस करें कि वो इन्वेस्टमेंट करें, वो पैसे खर्च करें। खाना पीना एक आपकी बुनियादी ज़रूरत है। और मोडीज का भी ये कहना है, जितने भी इस तरह के जो एनालिटिकल फैक्टर्स हैं दुनिया में, वो ये कह रहे हैं कि मेडिसिन के बाद अगर कोई काम पनप सकेगा तो वो फूड का होगा। अब पाकिस्तान में ये चलता हुआ काम है, सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुआ काम है इस वक्त लोकल सतह पे। तो हम क्यों इसको नहीं संभालना चाहेंगे, जबकि आने वाले दिनों में ये हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा साबित होगा। इसमें जो इसकी मदद से कोई 50 से ज़ायद इंडस्ट्रीज चलेंगी, लोगों की एम्प्लॉयमेंट बरकरार रहेगी। 20-22 लोगों का मतलब 20-22 लोग नहीं हैं, बल्कि ये ख़ानदान है, और ख़ानदान भी बड़े साइज़ के ख़ानदान है, क्योंकि जिस तबके को हम वो डील करते हैं वहाँ पे 2 बच्चों वाला सिलसिला नहीं है। तो अब ये जो सारी चीज़ें ना, उसकी वजह से ये जिस महरूमी की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ महरूमी हम तक नहीं है। ये महरूमी ऐसे है कि जब आपका ये अल्लाह ना करे अगर ये सेक्टर इस वक्त बंद होता है या ख़राब हो जाता है, तो आगे आने वाले दिनों में आपकी अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उसका बैलेंस आउट हो जाएगा। आपको दूध 300 लीटर भी नहीं मिलेगा और चिकन आपको 800 रुपये भी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जिनको आज ये समझना है, सप्लाई चेन का सिलसिला पीछे रहे, उनका काम चलता रहे। अब हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपके पास ये सिलसिला है कि आप ये कहते हैं कि भाई जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, तो आप स्टेप बाय स्टेप SOPs डिज़ाइन हम आपकी मदद करते हैं। आप हमसे भी मशावरत करें, हम बाहर के लोगों को उसमें डाल लेते हैं। तो उसकी मदद से होगा कि SOP डिज़ाइन होंगी और उसके मुताबिक काम चलना शुरू होगा। ये रोटेशन है जो कि चलेगी। जी, ये थे वक़ास अजीम साहब जो कि नुमाइंदगी कर रहे थे आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन के हवाले से, और ये बता रहे थे कि यकीनन जिस तरह से दुनिया भर में टेक अवे का निज़ाम सिस्टम खुला हुआ है, इसी तरह से अपनी मुश्किलात ज़ाहिर कर रहे थे, बता रहे थे। और उनका कहना ये था कि हमारे जो मुलाजमीन हैं जो कि रूस के कमाने वाले और यकीनन जो वेटर हजरात के साथ साथ जो खाना बनाने वाले हैं, उसके साथ कई लोग जो हैं इनसे मुंसलिक है, कई ख़ानदान इनसे मुंसलिक हैं, और वो काफ़ी बहरूम हो रहे हैं। और सफ़ेद पोश अफराद भी हुआ करते हैं जिनकी सफ़ेद पोशी बरकरार रखने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना यह था कि इस हवाले से इन्होंने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से मुलाकात की है, और जबकि चैम्बर में भी बात उठाई है, फेडरेशन में भी बात उठाई है, लेकिन अब तक इनके बात पर किसी ने कोई हतमी जामा नहीं पहनाया, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज के इस सियासी और समाजी जायज़े प्रोग्राम के साथ अब तक इतने ही। नदीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक और नए मेहमान के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।